इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में। मेरे बराबर में इस वक्त साहित्य जगत के एक बेहद नामचीन हस्ताक्षर अशोक खुराना साहब मौजूद हैं। आइए आज बात करते हैं, कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर हम जानने का प्रयास करेंगे। खुराना साहब, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं भी आपका अभिवादन करता हूं। पहला सवाल मेरा आपसे है, बदायूं के तमाम बड़े मंचों की शोभा आप बनते हैं, काव्य रचना की शुरुआत कहां से हुई? ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ रुचि प्रदान की है। प्रारंभ में ये रुचि एक रुचि के रूप में रही, उपरांत समय के साथ साथ ये सृजन की ओर बढ़ी और माँ शारदे की कृपा से सृजन शुरू हो गया। मेरा एक सवाल यहीं से, जी, पहली रचना कुछ याद है? आप बताएंगे कि पहली रचना जो आपकी कलम से निकली वो कब निकली? ये 2008 में जब शामियाना पुस्तक का सृजन हुआ, का संकलन यानी शामियाना एक का संकलन जब तैयार हुआ, तो उस समय जो रचना लिखी गई वो पहली रचना थी शामियाना एक में। उपरांत शामियाना 2, शामियाना 3, आंसू और एक तू ही 5 पुस्तकों का सृजन हुआ और माँ शारदे की कृपा से दोहों की एक पुस्तक भी अतिशीघ्र जनमानस को पढ़ने को प्राप्त होगी। खुराना साहब, साहित्य जगत का सीधा सीधा प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है। आज के समय की अगर हम बात करें तो साहित्य जगत का समाज के बदलाव में या समाज सुधार की दिशा में आप कितना योगदान मानते हैं? साहित्य का समय के साथ बहुत बड़ा एक रिलेशन है और साहित्य जो निर्मल मन से लिखा जाता है उसमें भविष्य की पदचाप सुनाई देती है। साहित्य का योगदान सदैव से रहा है और जो उत्कृष्ट सृजन होता है उसको समाज को सदैव स्वीकारना चाहिए और उसको युवा पीढ़ी तक पहुंचाना भी चाहिए ताकि उनका नैतिक उन्नति हो। खुराना साहब, बात राजनीति की कर लेते हैं थोड़ी सी। साहित्यकार को क्या किसी राजनीतिक पार्टी विशेष की तरफ अपनी विचारधारा को झुकाव देना चाहिए या नहीं? आपका प्रश्न अपने आप में एक गूढ़ प्रश्न है। मैं इस पर इतना ही कहना चाहूँगा कि राजनीति से दूरी रहनी चाहिए, लेकिन जो भी ज्वलंत प्रश्न हों सामाजिक, राजनैतिक, उन पर अपने विचार अवश्य प्रकट करना चाहिए और कोई भी पार्टी हो जो देश हित में कार्य कर रही हो उस पर अगर कोई साहित्यकार, कोई रचनाकार अगर उस पर कोई अपना पॉजिटिव कमेंट देता है तो उसको स्वीकार्य भी करना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि साहित्य जगत गुटबंदी का शिकार है? देखिए, ये जो आपने प्रश्न किया तो शायद इस कलयुग में ऐसा कोई मंच नहीं, कोई ऐसा सामाजिक परिप्रेक्ष्य नहीं जहाँ ये चीज़ छोटे या बड़े रूप में विद्यमान न हो। लेकिन साहित्यकार को निर्मल भावना से अपने कर्म को करते रहना चाहिए, समाज का मार्गदर्शन करते हुए देश हित में अपनी रचनाओं को समर्पित करते हुए और ज्वलंत प्रश्नों पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए।
अभी हाल ही में एक नामचीन शायर का निधन हुआ, देश में बड़ा नाम उनका माना जाता रहा है, मुनव्वर राणा। जी तमाम राजनीतिक मसलों पर भी उन्होंने अपने विचार रखे, लेकिन उनके निधन के बाद एक खामोशी सी पसरी उनके निधन की खबर को लेकर के। जी क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? देखिए, हर साहित्यकार, कवि, शायर अपनी भावना को अपने लफ्ज़ों से समाज को प्रतिध्वनित करता है और एक संदेश देता है। उसमें अलग अलग रस भी विद्यमान होते हैं, चाहे वो श्रृंगार रस हो, चाहे वो हास्य रस हो, चाहे और कोई भी इस तरह का कोई भी हो रस हो। लेकिन देश प्रेम एक वो फाउंडेशन है कि अगर उस फाउंडेशन को कोई भी साहित्यकार नहीं स्वीकारेगा, तो चाहे वो मुनव्वर राणा हो, चाहे एक शायर और भी हुए जी, राहत इंदौरी। तो राहत इंदौरी ने भी हालांकि वो अच्छे शायर थे, लेकिन उन्होंने भी देश प्रेम की फाउंडेशन को स्वीकार नहीं किया। इसलिए आज वो खामोशी उनके बारे में जो आई है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत आई है। अगर वो इतने अच्छे शायर थे और देश प्रेम को फाउंडेशन बनाकर चलते, तो शायद बहुत लंबे समय तक उनकी उन रचनाओं को समाज स्वीकारता और उनको सम्मान प्राप्त होता। खुराना साहब, एक मुद्दा बहुत जोर शोर से आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, सत्ता समर्थित काव्य रचना और सत्ता के विरोध में, मतलब कि विपक्ष समर्थित काव्य रचना, एक संघर्ष छिड़ा हुआ है इन दोनों के बीच में। मैं नाम नहीं लूंगा जी। आप इसे कितना उचित और अनुचित मानते हैं साहित्य जगत के लिए? मैं निष्पक्ष रूप से एक बाउंड्री लाइन, क्योंकि मेरा आपने जो भी इस तरह का स्टेटमेंट लिया है और जो मैं अपने विचार आपके सामने रख पा रहा हूँ, उसमें जो बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन वो देश प्रेम की ही है। देश प्रेम को लांघकर जो भी, या देश हित को नज़रअंदाज कर जो भी क्रिया संपन्न होगी, वो स्वीकार्य नहीं होगी और न समाज को उसे स्वीकार करना चाहिए। क्या साहित्यकारों को सत्ता से कुछ अपेक्षाएं रखनी चाहिए? शायद नहीं, और अपने सृजन को वरीयता क्रम में रखना चाहिए। जो सामाजिक या राष्ट्रीय या राजनीतिक ज्वलंत प्रश्न हो, उन पर चिंतन करते रहना चाहिए। और राजनीति में कोई भी पार्टी जो देश हित में काम कर रही हो, उसको अगर वो अपनी वाणी से अगर एक नैतिक बल दे सके तो दे। साहित्य जगत में जो सरकारी पुरस्कार दिए जाते हैं या दिए जा रहे हैं जी। क्या आप उन्हें निष्पक्ष मानते हैं, या कहीं ना कहीं वो राजनीतिक प्रभाव लिए होते हैं? देखिए, ये अपने आप में एक गूढ़ प्रश्न भी है और कहीं ना कहीं इसमें सुधार की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। कुछ बात बॉलीवुड की भी कर लेते हैं, क्योंकि अवश्य। बॉलीवुड को भी कहीं ना कहीं साहित्य के नज़दीक माना जाता है, उसमें तमाम संगीत गीत होते हैं। अभी मैं आ रहा था तो एक गाना मुझे सुनाई दिया, जी। लड़की लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। किस तरफ जा रहा है बॉलीवुड? किस तरह का ये काव्य की रचना हो रही है, वहाँ गीतों की रचना हो रही है किस तरह? महाभारत जब शुरू हुआ और सृजन हुआ उसका सीरियल का, तो उसमें शुरू में और बाद में कुछ दोहों को भी एडिट किया गया था, जो बहुत अच्छे थे और अच्छा संदेश दे रहे थे। तो मैं बॉलीवुड के सभी अच्छे अच्छे लोगों से और उनकी स्टीयरिंग कमेटी से
ये विनम्र निवेदन करूंगा कि उनकी स्टीयरिंग कमेटी या और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस जो एक घटिया स्तर पर ये जो एक प्रचार चल रहा है और गानों का जो एक मतलब पूरे देश में जो उसको गाया जा रहा है उससे बचना चाहिए और ऐसे गानों को जिससे कि मन प्रसन्न हो, नैतिक उन्नति हो, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। राम मंदिर की बात कर लेते हैं खुराना साहब। अवश्य अवश्य, बहुत 22 अच्छा आपने विषय लिया। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। जी 500 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को उनका घर मिलने जा रहा है। बहुत खुशी का मौका है, बहुत खुशी का मौका है। प्रथम माह नव वर्ष में, प्रथम माह नव वर्ष में प्रभु जी रहे पधार, निश्चित होगा देश का कष्टों से उद्धार। वाह, बहुत सुंदर पंक्तियां। खुराना साहब, विपक्ष के कुछ नेता और तमाम जो उनके समर्थक हैं एक खबर फैला रहे हैं, खबर चला रहे हैं कि जो निश्चित स्थान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जिसके लिए संघर्ष हो रहा था उसकी जगह मंदिर का निर्माण उससे 3 किलोमीटर दूर किया जा रहा है। आपका क्या मानना है? देखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर में भी ये प्रक्रियाएं जारी थी कि सत्य और असत्य में सदैव संघर्ष बना रहा। आज कलयुग में भी वही स्थिति विद्यमान है, लेकिन उसको थोड़ा सा स्वरूप दूसरा दे दिया गया और उसको मिथ्या प्रचार का एक माध्यम बनाकर उन चीज़ों को जनमानस के सामने प्रस्तुत करने का एक तौर तरीका अपना लिया गया। तो आपने जो कहा कि 3 किलोमीटर दूर बन रहा है, ये असत्य पर आधारित है और आज से शायद और भी कुछ दिनों, 2-4 दिन आगे तक भी, 2-3 दिन बाद तक भी इस तरह के मिथ्या, भ्रामक, असत्य पर आधारित कई चीज़ें सामने आएंगी। तो मेरा सभी देशवासियों से ये करबद्ध निवेदन है कि ऐसे भ्रामक संदेशों को नज़रअंदाज करें और प्रभु राम के आने की खुशी मनाएं। सारा देश प्रभु राम के आने से पूरी तरह प्रसन्न है। और 2 लाइनें कि कच्चे घर से आ रहे पक्के घर में राम, कच्चे घर से आ रहे पक्के घर में राम, राम विरोधी हो गए सबके सब नाकाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जो प्राण प्रतिष्ठा है। श्री राम मंदिर निर्माण का श्रेय आप देश के सुप्रीम कोर्ट को देना चाहेंगे या केंद्र सरकार को देना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष जो कह रहा है तो विपक्ष को भी अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और उन अच्छे कामों को हथियार बनाकर सत्ता पक्ष पर चलाना चाहिए। लेकिन विपक्ष अच्छे कामों को ना करके भ्रामक प्रचार करते हुए अगर इस तरह का अपना कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो स्वतंत्र हैं इसके लिए। और जहाँ तक बात इस कार्य को अंजाम पहुँचाने तक है तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय तो उन राम भक्तों को है जिन्होंने गोलियां खाकर भी अपने उस प्रभु श्री राम के मंदिर को बनाने की भावना मन में बनाए रखी। और साथ ही साथ मैं सम्माननीय
सुप्रीम कोर्ट को भी, उच्चतम न्यायालय के जजेस को भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी सत्य का पक्ष लेते हुए, सत्य को ही स्वीकारते हुए प्रभु श्री राम के को वहाँ प्रतिस्थापित करने के लिए आदेश जारी किया और उसको अमली जामा पहनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रयास किए हैं, जो सार्थक प्रयास किए हैं, जो उनका समर्पण है, वो भी स्तुत्य है। मेरा एक सवाल 22 जनवरी की तारीख को लेकर है। जी, 22 जनवरी को क्या राष्ट्रीय अवकाश और दीपोत्सव घोषित कर देना चाहिए? देखिए, अभी हाल फिलहाल में हमारे माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिखों के दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों और उनके परिवार के द्वारा जो मतलब एक समर्पण किया गया देश के लिए, उसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का 26 दिसंबर को एक घोषणा की और इस चीज़ को और उसको राष्ट्रीय दिवस घोषित किया, जिसको सभी देशवासियों ने, सभी राष्ट्र प्रेमियों ने मन से स्वीकारा और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की, क्योंकि इससे देश प्रेम की भावना को बल मिला, एक नई स्फूर्ति मिली। तो उसी तरह अगर 22 जनवरी को भी किसी अच्छे स्वरूप में प्रस्तुत करते हुए कुछ घोषणा की जाए तो वो एक सार्थक कदम होगा। एक सवाल मेरा लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के है। आपका लिव इन रिलेशनशिप जैसी प्रथा को लेकर के क्या कहना है खुराना साहब? देखिए, समय समय पर बदलाव एक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, पुराने कानूनों को ख़त्म किया जा रहा है जो बहुत पुराने समय से बने हुए थे। हालांकि सम्माननीय न्यायालय ने इसको एक कानून बनाकर अमली जामा पहना दिया है, लेकिन मेरा ये एक नम्र निवेदन होगा जुडिशरी से कि वो इस पर थोड़ा सा इसको पुनर्निरीक्षण करें और समय के अनुसार कोई अच्छा निर्णय लें। पर्सनली मैं इतना ही कहूँगा कि ये एक अच्छी प्रथा नहीं है और एक सामाजिक प्रदूषण की ओर ये जनमानस को अग्रसारित करती है। आपकी एक और उपलब्धि है। आपके एक पुत्र उत्तराखंड में आईजी पुलिस के पद पर कार्यरत हैं। प्रत्येक पिता की इच्छा होती है, कामना होती है कि उनकी जो संतान है वो उन्नति करें, प्रगति करें। मेरा एक सवाल नितांत व्यक्तिगत है। आप आईजी केवल खुराना के पिता कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर ये कहा जाए कि साहित्यकार अशोक खुराना के पुत्र आईजी केवल खुराना हैं? आपने मेरे मन के तारों को छेड़ दिया है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि व्यक्ति विशेष अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाता है और उसको उससे खुशी प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है। लेकिन अगर हमारी संतति हमसे आगे बढ़कर सफलता की ओर अग्रसर होती है, समाज में अच्छे अच्छे काम करती है, जनमानस में एक अच्छी छवि को प्रतिस्थापित कर पाती है, तो वो जो पहचान पिता को उससे प्राप्त होती है वो बहुत बहुत सुख देने वाली होती है।
मैं परमपिता परमेश्वर का बारंबार शुक्र अदा करता हूँ कि उस परमपिता परमेश्वर ने मुझे केवल खुराना जैसा बेटा दिया है, जिसने अपने पुलिस विभाग में उत्तराखंड में रहते हुए ऐसे ऐसे कार्य किए कि जिसको आज भी एक मील का पत्थर माना जाता है। जैसे मौजूदा वो आईजी पद पर रहते हुए होम गार्ड्स का कमांडेंट जनरल है और उसने चारों धामों में हेल्प डेस्क बनाकर जनमानस को, वृद्धजनों को, मातृशक्ति को जो एक सहायता प्रदान की है, वो अपने आप में एक सुखद संदेश है, माता पिता के लिए गर्व का विषय है। और होम गार्ड्स के सारे जवानों के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी अच्छे पुत्र जो अपने पिता के मान सम्मान को बढ़ाएं, अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने विभाग के अधिकारियों की भी शान बढ़ाएं। प्रभु सबको ऐसा पुत्र दे। हमारे माध्यम से समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये तो एक बहुत सरल प्रश्न भी है और इसको कितना भी सरल और कितना भी गूढ़ बना लिया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता का पूरा सम्मान करना चाहिए, उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, उनके भरण पोषण के बारे में भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए, उनमें नैतिक संस्कारों का प्रतिस्थापन करना चाहिए, अपने आप को कर्मठ बनाए रहना चाहिए और यथा शक्ति जितनी भी प्रभु ने हमें दी हो उसके अनुसार शुभ कार्यों में अपने सहयोग को प्रदान करते हुए ईश्वर के चरणों में अपनी आस्था बनाए रखना चाहिए। यही इस मानव जीवन की सफलता को दर्शाता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद खुराना साहब। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे जैसे एक साधारण से व्यक्ति के लिए भी इतना समय दिया। पुनः धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बदायूं शहर के नामचीन साहित्यकार, जाना माना नाम अशोक खुराना साहब। हमने उनके समक्ष कुछ सवाल रखे, प्रयास किया कि उनके उत्तर हमें प्राप्त हो सकें। इस इंटरव्यू पर कमेंट करके अपनी राय जरूर व्यक्त करें।